देखोगे तो पेज नंबर 68 नई वाली एनसीईआरटी का और पुरानी एनसीईआरटी का 84 पेज नंबर। तो आपको एक लेफ्ट में एक क्रॉस दिख रहा होगा, ठीक है। जो क्या है बता दूं मैं आपको, मॉर्गन जो है, मॉर्गन ने एक बार डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, ठीक है। और मिल गया पेज नंबर, हाँ ये डायग्राम, ये वाला पेज। तो आपको इस डायग्राम में क्या मिलेगा, आपको एक तरफ मिलेगा यहाँ पर एक ध्यान समझना, इस चीज़ में बताना क्या चाह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मेंडल ने हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया था, यस और नो। तो अभी बात करते हैं ड्रोसोफिला का यूज़ क्यों किया, बट उससे पहले देखते हैं कि एक ड्रोसोफिला पे क्रॉस कराया गया था। ड्रोसोफिला में क्या किया गया, एक ड्रोसोफिला लिया गया जिसकी बॉडी का कलर हो येलो और उसकी आंख का कलर हो वाइट, यानी येलो बॉडी वाइट आई, हाँ कि ना। ड्रोसोफिला माने मक्खी, बॉडी येलो होनी चाहिए और आंख कैसी होनी चाहिए, वाइट। इसका क्रॉस कराया एक ऐसे ड्रोसोफिला से जिसकी बॉडी का कलर था ब्राउन, माने ब्राउन बॉडी, और आंख का कलर था रेड, माने क्या हो गया, रेड आई हो गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक वर्ड आता है वाइल्ड टाइप बायोलॉजी में। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है कि किसी एक वैरायटी की डोमिनेंट वैरायटी और उसकी सुपीरियर वैरायटी, मतलब उससे पावरफुल वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप का नाम दिया करते हैं। और वाइल्ड टाइप को दिखाने के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके पास वाई और डब्ल्यू जीन है, तो उसके पास भी वाई डब्ल्यू, लेकिन उसके पास होगा वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ठीक है। ये जो मैंने लाइन दिखाई, ये लाइन एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए एक पार्टनर पे, पेयर में तो होते हैं क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे दो जीन आ गई वाई डब्ल्यू, अगले पे भी आ गई, लेकिन यहाँ पर ये है मेल, तो मेल में क्या होता है, मेल में एक क्रोमोसोम तो एक्स होगा, एक क्रोमोसोम तो वाई होगा। फीमेल में क्या होगा, एक क्रोमोसोम एक्स, दूसरा क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स। एक्स और एक्स तो पेयर में होते हैं, तो पेयर में है तो जीन्स भी पेयर में मिलेगी, बट एक्स और वाई तो पेयर में नहीं होते, इसीलिए एक्स और वाई में जीन्स कभी पेयर में नहीं पाए जाते। इसीलिए मैंने यहाँ सिर्फ एक बार वाई प्लस लिखा और एक बार मैंने सिर्फ डब्ल्यू प्लस लिखा है, मैंने नीचे नहीं लिखा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे जीन्स नहीं पाई जाती, बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं। जब इनका क्रॉस कराया गया, देखो क्रॉस हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है रिजल्ट। जब इनका क्रॉस कराया गया तो आप जानते हो F1 प्रोजेनी आएगी, F1 जानते हो ना, पेरेंट्स के बाद जो सबसे पहली पीढ़ी बनती है उसको फीलियल 1 जनरेशन कहा जाता है या F1 जनरेशन कहा जाता है। तो F1 जनरेशन के बाद हमने क्या बनाई, F2 जनरेशन। अब लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका था, लिंकेज का मतलब होता है एक क्रोमोसोम पे जब दो जीन्स पाई जाती है तो इनके बीच का कनेक्शन लिंकेज माना जाता है। वहीं दो क्रोमोसोम के बीच में अगर जीन्स के एक्सचेंज करा दिया जाए तो वो रिकॉम्बिनेशन माना जाता है। हमने कहा था लिंकेज जितना ज़्यादा होता है किसी में, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में माने बच्चों में पेरेंट्स के कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि लिंकेज क्या करता है, पेरेंट्स के जीन्स को अलग ही नहीं होने दे रहा। अब जब पेरेंट्स के जीन्स अलग ही नहीं हुए तो पेरेंट्स अपनी जीन एज इट इज़ बच्चों में दे देंगे ना, और जब बच्चों को अपने पेरेंट्स की जीन एज इट इज़ मिल जाएगी तो फिर नए कैरेक्टर्स आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक ना पहले माइंड में स्टेटमेंट याद रखें कि लिंकेज जब ज़्यादा होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाँ कि ना। और लिंकेज ज़्यादा कब होता है, जब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स क्या हो, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो, यस और नो। जब ये स्टडी की गई थी तो हमें पता लगा कि पहले भी पता था कि बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। जो दो कैरेक्टर मॉर्गन ने लिए थे ना स्टडी के लिए, इन दोनों जीन्स के बीच में गैप बहुत कम होता है। तो वो जानना चाहता था क्या सच में जीन्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम कर दिया जाए तो क्या सच में पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं, उसको बस ये चेक करना था। तो उसने ऐसे दो कैरेक्टर पकड़े जिनकी जीन्स सबसे ज़्यादा पास हो, और वो कौन से थे कैरेक्टर, येलो बॉडी एंड वाइट आई के, माने बॉडी और आई का कलर सबसे पास होता है ड्रोसोफिला के अंदर। जब क्रॉस कराया गया तो आप ये मान लीजिए 1000 बच्चे अगर पैदा हुए F2 जनरेशन में, इसमें से 987 बच्चे पेरेंट के जैसे थे, बिल्कुल पेरेंट के जैसे।
कुछ भी चेंज नहीं। और उसमें 13 बच्चे ऐसे थे जो पेरेंट से बिल्कुल अलग थे। अब जो पेरेंट के जैसे थे तो उनमें कौन सा करेक्टर माना जाएगा पेरेंटल करेक्टर? मुझे निकालना हो परसेंटेज ऑफ पेरेंटल करेक्टर, परसेंटेज में निकालना हो, ये तो नंबर में हो गया ना, परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आप लिखिए टोटल पेरेंटल टाइप बच्चे कितने आए और वैल्यू में टोटल कितने बच्चों में से वो हैं, 1000 में से इतने, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 98.7%। माने F2 जनरेशन में 98.7% बच्चे पेरेंट के टाइप जैसे थे। और इसका निकालोगे 13 का कितना आ जाएगा? 1.3%, क्योंकि 13/1000 मल्टीप्लाई में 100, यानी F2 जनरेशन में 98.7 पेरेंटल करेक्टर मिले और 1.3 रिकॉम्बिनेंट करेक्टर माने नए करेक्टर्स मिले। अच्छा चलो, इस बात का प्रमाण तो हो गया कि सर देखो जीन्स का डिस्टेंस छोटा होगा तो भाई पेरेंटल करेक्टर ज़्यादा आएंगे, लेकिन अब इस बात का प्रमाण कैसे मिले कि जीन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो पेरेंटल कम हो जाएंगे? उसने वो भी क्रॉस किया, उसने आपकी बार क्या किया, W और M जीन ली, ठीक है। माने यहाँ पे M स्टैंड फॉर वही मिनिएचर है, मिनिएचर मतलब साइज की बात हो रही है उसकी, एंड W स्टैंड फॉर वाइट हमारा, ठीक है। अब उसने दो जीन्स ऐसे ली W और M, जिन जीन्स के बीच में गैप क्या हो, ज्यादा हो, यहाँ पे गैप क्या हो, ज्यादा हो। वहां पे दो जीन थी Y एंड W, जिनके बीच में जीन्स का डिस्टेंस कम था। जब इसने दूसरा क्रॉस कराया, इसको आप क्रॉस B कह सकते हो, इसमें इसने दो कैरेक्टर लिए जिनके बीच का गैप ज़्यादा हो, और देखो WM के बीच का गैप ज़्यादा है। जब इनका क्रॉस कराया गया, इसी का और इसका भी क्या आएगा, वाइल्ड टाइप, सबका वाइल्ड टाइप होता है, सबकी डोमिनेंट फॉर्म होती है। जब इनका क्रॉस कराया गया तो देखो इनके F2 में क्या आया। जब आप इनका F2 देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 1000 बच्चों में से मान के चलिए 6 to 8 बच्चे पेरेंटल कैरेक्टर वाले दिखे, और इसमें से 372 बच्चे मिले रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर वाले। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं, ये कितना निकल जाएगा, 62.8% मिले पेरेंटल और 37.2 मिले आपको रिकॉम्बिनेंट। मैं देखो आपको इस मैंने क्या बोला, क्रॉस आपके एग्जाम में कभी नहीं आता, ये आज तक तो आया ही नहीं है, इसके रिजल्ट में सारा खेल छुपा पड़ा है। जब दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस छोटा है तो पेरेंटल कैरेक्टर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, और जब दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है आपको पेरेंटल 98.7 से कितना दिख गया, 62.8, और 1.3 की वैल्यू कितनी होगी, 37.2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप कोई क्रॉस सी कंडक्ट कराते हैं जिसमें आपने कोई दो जीन ली, कोई भी आप जीन मान लीजिए X और Y जीन ली, और इनके बीच का डिस्टेंस इससे भी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे पेरेंटल 62 से भी और कम हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट और बढ़ जाएंगे। अब एक सवाल आता है, सर अब आप लोग सोचते हो कि ऐसे जीन्स बढ़ाते जाऊंगा वैल्यू क्या होगी, 60%, 50%, 40%, 30, 20 एंड 10 एंड 0, यानी लिंकेज आप एक बार में कितना ले आओगे, 0। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं आपको कह रहा हूँ कि पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो पहले था 98%, बाद में कितना हो गया, 60% मान लीजिए, ऑन एंड राउंड ऑफ, या नो, है ना। और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर पहले कितने थे, 1% मान लीजिए, बाद में कितना हो गया, 37% हो गया, हाँ कि ना। आप रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू पता कितनी लिख सकते हो, कितनी मैक्सिमम, ओनली 50। आप किसी क्रॉस में ऐसा मत कर देना कि 1000 बच्चे पैदा हुए, आपने कहा सर 550 बच्चे रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर के आ रहे हैं, आप वहीं गलत हो गए, क्योंकि रूल कहता है रिकॉम्बिनेंट कभी 50% से ऊपर हो ही नहीं सकते हैं, और पेरेंटल कैरेक्टर 50 से कम कभी नहीं हो सकते। मतलब किसी भी जनरेशन में जाओ आपको पेरेंटल मिनिमम कितना मिलेगा, 50%, और जो रिकॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 50। फर्क है दोनों में। यानी आप कोई भी किताब खोल के देख लीजिए, जो रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू निकालेंगे वो 50 से नीचे मिलेगी, और जब निकालेंगे पेरेंटल की तो 50 से ऊपर मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों कि पेरेंटल हमेशा 50 तो मिनिमम होगा और रिकॉम्बिनेंट 50 से ऊपर जा नहीं सकता है। इसको समझने के लिए एक बार मियोसिस का सहारा लेते हैं। ठीक, मियोसिस में
आपको याद दिला दूं, एक समय आता है जब दो क्रोमोसोम अपने आप बीच का डीएनए चेंज करने के लिए रजामंदी होते हैं कि चलो हम अपने बीच का डीएनए चेंज कर लेते हैं। तो एक क्रोमोसोम की कहानी बताऊं, जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये कोई दूसरा क्रोमोसोम हो गया। ये दोनों क्रोमोसोम डील करते हैं कि आओ हम अपना डीएनए चेंज करते हैं। तो एक क्रोमोसोम अगर आप देखो तो दो क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है, एक क्रोमैटिड और ये हो गया दूसरा क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम कितने क्रोमैटिड से बना है? दो। क्रोमैटिड पता है ना, क्रोमैटिड वो स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब दो क्रोमैटिड है, अगर दोनों क्रोमैटिड सेम क्रोमोसोम के हों तो इन्हें आप बुलाते हो सिस्टर क्रोमैटिड। अगर आप दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड को कंपेयर करते हो, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक क्रोमैटिड ले लिया इस क्रोमोसोम का, है ना। अब जस्ट इमेजिन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ये दोनों क्या है? आप बोलो सर ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। भाई सिस्टर का मतलब होता है कि दोनों की मम्मी कॉमन है, यानी अगर दो क्रोमैटिड आप सेम क्रोमोसोम के लोगे तो दोनों तो सेम ही क्रोमोसोम के ओरिजिन है ना, तो दोनों आपस में कैसे हो गए? देखो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? सिस्टर। ये दोनों आपस में कैसे हो गए? सिस्टर। लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गए? नॉन सिस्टर। अब एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमैटिड, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। ध्यान से सोचना, एक पेयर पे मान लीजिए 100 जीन है, एक पेयर पे 100 जीन है ना, जिसमें से एक क्रोमैटिड और दूसरा क्रोमैटिड, हाँ कि ना? इसी के जैसा 100 सामने वाले क्रोमोसोम पे भी होगा, यस और नो? तो मान लीजिए कि इस एक पूरे क्रोमोसोम पे, मैं इसको ना दिखा देता हूँ, मान लीजिए ये वाला हो गया, इस एक पूरे क्रोमोसोम पे टोटल कितनी जीन्स हैं? 100 जीन्स हैं। चलो मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, 100 नहीं, मान लीजिए 200 जीन है, जिसमें 100 जीन इस वाले क्रोमैटिड पर है और 100 जीन इस वाले क्रोमैटिड पर है। तो क्रोमोसोम पे कितनी जीन्स हो गई? 200 हो गई, हाँ या ना? ठीक है, मान मैं पेरेंट हूं तो मेरे जितने भी कैरेक्टर हैं वो पूरे इन 200 जीन के पास हैं, एग्री और नॉट? ठीक। जब ये क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम के पास जाता है फॉर रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के लिए दो क्रोमोसोम का पास में आना जरूरी है, तभी तो जीन्स का एक्सचेंज होगा ना भाई। तो मान के चल लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ, कृपया ध्यान से समझना, ये समझ गए आप, बहुत काम की चीज़ समझ गए। ये रहा एक क्रोमोसोम और ये रहा हमारा दूसरा क्रोमोसोम, और ये रही इसकी जीन्स, ब्लैक वाली इसकी जीन है और ग्रीन वाली इसकी जीन्स है। अब आप सोचिए भाई, जैसे जीन्स अगर 200 इसके पास तो 200 सामने वाले के पास भी तो होती है। पेयरिंग कब होती है? पेयरिंग जब होती है सर जैसा इसका मामला वैसा इसका होना चाहिए, इससे अलग हुआ ये पेयरिंग ही नहीं करेगा। तो पेयरिंग होने का मतलब तो सीधा क्लियर है, जितनी जीन्स इसके पास उतनी सामने वाले के पास, वरना पेयरिंग होगी ही नहीं। आप सोच लीजिए 200 जीन इसके पास, 200 इसके पास, अब आपके माइंड में क्या चलता है? सर ये 200 जीन इन 200 जीन के साथ एक्सचेंज होने के लिए आएंगे, हाँ या ना? अब इस केस में पूरी 100% जीन्स चाहे तो एक्सचेंज हो सकती है, हाँ कि ना? बट ये आप गलत सोच रहे हो, कभी भी पूरा क्रोमोसोम डीएनए एक्सचेंज करने के लिए आता ही नहीं है। दोनों क्रोमोसोम के एक एक क्रोमैटिड सिर्फ आपस में आते हैं जीन्स का एक्सचेंज करने के लिए। यानी एक क्रोमोसोम के 4 क्रोमैटिड, 4 में से 2 क्रोमैटिड तो एक दूसरे के पास कभी आते ही नहीं है। अब क्योंकि दोनों कभी पास में आए नहीं, तो इनके पास जो जीन्स हैं वो तो एज इट इज रहेंगे ना, उसमें कोई बदलाव आएगा? यानी मान लीजिए कि पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है, जो उसका जीन है, वो 4 पार्ट में बटा हुआ है। 25% उसका जो कैरेक्टर है वो इस क्रोमैटिड पे है, 25% इस वाले क्रोमैटिड पे है और 25% इस रेड वाले क्रोमैटिड पे है। यानी 25 यहाँ और 25 यहाँ पर हो गई, यानी पूरे इनको मिलाकर उसके पास 100% कैरेक्टर आ रहे हैं। 25% इस करेक्ट क्रोमोसोम पे, इस क्रोमैटिड पे, 25% यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, टोटल हो गए 100। अगर ये और ये कभी आपस में डीएनए एक्सचेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो जैसे पेरेंट के पास ये जीन होती है वही जीन तो इसमें भी है ना, भी कोई चेंज ही नहीं आया। यानी 50% तो ऐसा पार्ट है क्रोमोसोम का जिसमें कोई जीन रत्ती भर भी एक्सचेंज होगा ही नहीं। और जब एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो वही पेरेंट अपना डीएनए किसको दे देगा?
बच्चे को देगा ना, यानी बच्चे में मिनिमम 50% तो करेक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा, हाँ कि ना। यानी एक्सचेंज सिर्फ 50% पार्ट में हो रहा है। अब जिस 50 में हो रहा है, मान लीजिए 100 जीन यहां है और 100 जीन यहां है, मैक्स टू मैक्स कितना रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है? सर पूरी की पूरी 100 यहां जाए, पूरी की पूरी 100 वहां जाए, ये मैक्सिमम है ना, हाँ के ना। यानी 50% पोर्शन का तो कुछ होगा ही नहीं, 50% जो पोर्शन बचा है इसी में तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब मान लीजिए कि आपके क्रोमोसोम के 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पूरा जीन्स का एक्सचेंज कर डालें, तो कितना रिकॉम्बिनेशन वैल्यू आएगा? 50% ना, हाँ कि ना। ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी 100 जीन वहां पहुंच जाए, क्या पता 100 में से 90 चली जाए, 80 चली जाए, 70 चली जाए, 60 चली जाए, ऐसा हो सकता है। यानी कि हम 50% मैक्सिमम बोल रहे हैं, अदरवाइज इन दोनों में पूरा जीन्स कभी भी एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन हो सकता है भाई, ये तो पॉसिबल है। अब मुझे बताइए, जब 50% पार्ट में डीएनए एक्सचेंज हो रहा है तो 50% पार्ट में रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहा है ना, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन कभी 50% से ऊपर जाता नहीं है और पेरेंटल 50 से नीचे आता नहीं है। कई बार ना आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है, क्रॉस रख दिए सामने, रिजल्ट रख दिए, कहते हैं अब इससे पहचानो भाई कौन सा आंसर गलत है। अब देखना जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन 50 से ऊपर चला गया या लिंकेज का यानी पेरेंटल कैरेक्टर 50 से नीचे आ गया, वो सारे ऑप्शन गलत हैं।